Students, in this video we are going to understand the question answer of chapter 4 of history. Students, first of all we are doing keywords. Mughal were member of the Muslim dynasty. जो मुगल्स थे वो मुस्लिम डायनेस्टी के मेंबर थे. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गेंगीज खान. ओके, मदर की साइड से वो गेंगीज खान के वंशज थे. एंड जो कि गेंगीज खान कौन थे? मंगोल रूलर. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ तिमूर. और फादर की साइड से वो तिमूर के डिसेंडेंट्स थे. डिसेंडेंट मीन्स होता है वंशज. द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड तुर्की. जो तिमूर था ये ईरान, इराक और तुर्की का शासक था. और ये जो मुगल्स थे ये तिमूर के वंशज कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे. नेक्स्ट है मनसब. मनसब अपोजिशन और रैंक. मनसब होता है कोई पोजीशन या रैंक जो मुगल प्रोवाइड करते थे, पोजीशन या रैंक. जागीर. इट वॉज अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट. ये एक लैंड ग्रांट की टाइप होती थी. भूमि अनुदान मतलब कि भूमि को ग्रांट पर दिया जाता था जमींदारों को ताकि वो इसमें से टैक्स कलेक्ट कर सके. इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और ये सिस्टम कहाँ पे था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग जागीरदार सिस्टम. जागीरदार सिस्टम के दौरान. जात. इट वॉज अ न्यूमेरिकल वैल्यू बाय विच रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड. ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिसके द्वारा रैंक या फिर सैलरी डिटरमाइन निश्चित की जाती थी. जैसे कि जिसका 7,000 जात होता था उसको और किसी का मान लो 5,000 जात है तो 7,000 वाले को ज़्यादा सैलरी मिलेगी 5,000 वाले की बजाय. तो इस तरह से जात एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जिससे सैलरी डिसाइड की जाती थी. स्वार. स्वार हॉर्समैन ड्यूरिंग मुगल एम्पायर. जो स्वार थे ये मुगल एम्पायर के दौरान हॉर्समैन यानी घुड़सवार होते हैं स्वार. सुलह ए कुल. यूनिवर्सल पीस यानी वैश्विक स्तर पर सद्भावना. पूरा वर्ल्ड मतलब कि सब में शांति स्थापित करना यूनिवर्सल पीस होता है. नेक्स्ट, primogeniture. It is a rule where the eldest son inherited his father's estate. प्रीमोगेनिचर एक रूल होता है जिसमें जो बड़ा बेटा होता है, फादर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको ही सारी संपत्ति विरासत में मिलती है. जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे तो जो बड़ा बेटा होता था उसी को राजा बना दिया जाता था. जैसे महाभारत में, रामायण में हम ऐसा देखते हैं. कोपार्सिनरी. इट इज़ अ रूल वेयर द इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंग ऑल द सन. कोपार्सिनरी में क्या होता है? जो इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है वो सभी बेटों में बराबर में बांट दिया जाता है. जबत. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रिवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स. डिफरेंट लैंड से भूमि को कलेक्ट करने का जो सिस्टम है, रिवेन्यू कलेक्ट करने की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको जब्त कहा जाता था. याद रखेंगे जो मुगल एम्पायर के दौरान टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया. मतलब कि ज़मीन की अच्छी तरह से देख रेख की गई कि कहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, कहाँ पे कम होती है. तो पूरे मूल्यांकन किया गया और उसी बेस पे वहाँ पे टैक्स निर्धारित किया गया. इस पूरे सिस्टम को जब्त कहा जाता था. नेक्स्ट, जमींदार. जमींदार. ऑल द इंटरमीडिएरीज फ्रॉम local headmen of village to powerful chieftain who collected tax from the peasants were called जमींदार. जमींदार ये सब इंटरमीडियरीज मतलब कि मध्यस्थ होते थे जो कि लोकल हेडमैन्स, गांव के लोकल हेडमैन से लेकर के पावरफुल चिफ्टन तक सभी आ जाते थे इसमें, जो कलेक्ट करते थे टैक्स किसानों से. उनको जमींदार. जो मुगल एम्पायर के दौरान, जैसे अकबर के शासन के दौरान, इन सबको मतलब कि जितने भी मध्यस्थ थे ना बीच में, क्योंकि वहाँ पे कोई एक इंटरमीडियरीज नहीं था. मतलब जिसको, जैसे कि कोई भी जमींदार होता था तो उसने अपने अंडर किसी दूसरे को लगा रखा था कि आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो उसने किसी और को, इस तरह से काफ़ी लंबी एक श्रृंखला बना रखी थी. तो उस पूरे के पूरे जितने भी बीच में इंटरमीडियरीज थे सबको जमींदार कहते थे अकबर के शासन के दौरान. नेक्स्ट है डोगमा. डोगमा क्या होता है? द एक्सपेक्टेशन दैट एनी स्टेटमेंट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन.
मतलब ऐसी उम्मीद करना कि जो भी स्टेटमेंट है वो फॉलो की जाएगी, वो मानी जाएगी बिना किसी क्वेश्चन के। कोई क्वेश्चन पुट नहीं करेगा, बस जो कह दिया आपको मानना पड़ेगा। ये होता है डोगमा। बायगोट अ पर्सन विथ वेरी स्ट्रोंग ओपिनियन। बायगोट एक पर्सन होता है जो कि जिसका ओपिनियन बहुत स्ट्रोंग होता है, बहुत रिजिड होता है। एंड हु विल नॉट लिसन टू और एक्सपेक्ट अ डिफरेंट ओपिनियन, और जो अपने से अपना जो उसकी अपनी थिंकिंग है ना उससे डिफरेंट बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होता, तो उसको बोलते हैं बायगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल। मुगल शासन के दौरान कौन कौन सी प्रोविंसेस थी? तो यहाँ पे लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, अंबर, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, चित्तौड़, रणथंभौर, इलाहाबाद, ये सभी प्रोविंसेस मुगल एम्पायर के दौरान थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मनसबदार एंड द जागीर। मनसबदार और जागीर के बीच क्या रिलेशनशिप थी? जो मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। मनसबदार जो सैलरी प्राप्त करते थे ना, वो एक रिवेन्यू असाइनमेंट के रूप में होती थी, जिसको जागीर कहा जाता था। मतलब कि उनको एक टैक्स के रूप में सैलरी मिलती थी, वो टैक्स कलेक्ट करते थे ना, तो वही उनकी सैलरी थी और वो उसको जागीर कहते थे। मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। जो मनसबदार होते थे वो वास्तव में जो ज़मीन उनको दी जाती थी ना, तो वहाँ पे वो रहते, रिसाइड नहीं करते थे, वहाँ नहीं रहते थे और वहाँ से अपना प्रशासन नहीं चलाते थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि उसी इलाके में रह के वो काम काज कर रहे हैं। दे सर्व इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो किसी देश के दूसरे हिस्से में भी वो सेवा दे रहे थे। वाइल द रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फॉर दैम बाय देयर सर्वेंट। लेकिन जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो उसके सर्वेंट्स के द्वारा किया जाता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मनसबदार है, जैसे यहाँ पे रह रहा है मनसबदार, लेकिन वो कहीं दूसरी स्टेट में वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने सर्वेंट लगा रखे हैं आगे। इट मीन्स कि जो मनसबदार है ये ज़रूरी नहीं था उसके लिए कि वो उस ज़मीन में वहीं पे रहेगा, वहीं पे एडमिनिस्टर करेगा, तो इस तरह नहीं था। वट वॉज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो जमींदार का क्या रोल था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान? द मेन ड्यूटी ऑफ जमींदार वॉज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट। जो मेन रोल था वो क्या था? वो टैक्सेस कलेक्ट करना किसानों से, एंड सबमिट द सेम टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिवेन्यू डिपार्टमेंट। और उस टैक्स को कहाँ पे डिपॉजिट कराता था? वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो केंद्र सरकार थी ना, तो वो वहाँ पे सारे रिवेन्यू को सबमिट कराता था। जमींदार वर इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ द विलेज और पावरफुल चिफ्टन। जमींदार ही मध्यस्थ होते थे, चाहे वो गांव का लोकल हेडमैन हो या फिर कोई पावरफुल चिफ्टन हो। क्वेश्चन नंबर 6, how were the debates with religious scholars important information of Akbar idea on governance। अकबर सरकार चलाने के लिए जो अलग अलग रिलीजियस स्कॉलर होते थे उन सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या करते थे? वो डिबेट करते थे, मतलब कि तर्क वितर्क करते थे, वाद विवाद करते थे। जो दूसरे धर्म के लोग होते थे, जो महत्वपूर्ण विद्वान होते थे, उनसे बात करते थे और उनके आइडिया से फिर वो गवर्नेंस सरकार को चलाते थे। तो ऐसा वो कैसे करते थे? डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर हेल्प्ड अकबर इन फॉर्मिंग द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल। जो वो डिबेट करते थे ना, जो वाद विवाद करते थे रिलीजियस स्कॉलर से, धार्मिक विद्वानों से, तो इससे अकबर को हेल्प मिलती थी इन फ्रेमिंग द आइडिया ऑफ सुलह कुल। जो सुलह ए कुल की उन्होंने नीति बना रखी थी, तो उस आइडिया को फ्रेम करने में, मतलब कि उसको एक नया उस विचार को एक नई रूपरेखा देने में जो वो बातचीत करते थे उनसे, उससे हेल्प मिलती थी उनको। और वो सुलह ए कुल क्या थी? ऑफ यूनिवर्सल पीस, कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, हर मतलब कि सब को जो है
सबका एक मतलब कि अपने अपने धर्म के अनुसार काम कर सकते हैं और सभी धर्मों को मिलकर साथ रह के काम करना चाहिए। तो ये ऐसी उनकी फीलिंग थी, ऐसी भावना थी अकबर की। बाय यूजिंग सच अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अकबर वॉज एबल टू फॉर्मुलेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। और इस तरह की जो टॉलरेंस मतलब सहनशीलता की ऐसी नीति अपनाकर अकबर योग्य बना एक ऐसी गवर्नेंस को एक ऐसी सरकार का निर्माण करने में उसको गाइडलाइन मिली विच वर बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स। जो ऐसी सरकार जो कि मूल्यों पर आधारित थी, मतलब कि जो नैतिकता पर आधारित थी, जो सही गाइडलाइन उसको मिली थी। तो इस तरह से वो पूरे सहनशीलता की नीति पे चली उसकी सरकार। वाई डिड द मुगल एम्फेसाइज देयर तिमुरिद एंड नोट देयर मंगोल डिसेंडेंट। जो मुगल्स थे वो तिमूर मतलब कि तिमूर के डिसेंडेंट थे, वो फादर की तरफ से, और मंगोल थे मदर की तरफ से। तो वो तिमुरिद को क्यों पसंद करते थे मंगोल की बजाय? मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। वो मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ गेंगीज खान, क्योंकि जो मदर की साइड से उनके जो डिसेंडेंट थे ना गेंगीज खान, इमेज हैज़ मर्डर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल, क्योंकि उन्होंने असंख्य लोगों का मर्डर कर रखा था। तो इस तरह से वो गेंगीज खान को पसंद नहीं करते थे और अपने आप को वो मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऑल्सो उज़्बेक अनदर मंगोल ट्राइब वॉज कंपटीशन ऑफ मुगल्स। और ये भी बात है कि जो उज़्बेक था मंगोल में, जो उज़्बेक था जो कि दूसरी मंगोल ट्राइब थी ये उज़्बेक वाली, तो ये मुगल्स का कंपटीशन था, उसका प्रतिद्वंद्वी भी था। देयरफॉर इसलिए मुगल्स लाइक टू बी एसोसिएटेड विद तिमुरिद डेसेंट, इसलिए वो अपने आप को तिमुरिद के वंशज से एसोसिएट करना चाहते थे, उनसे ही अपना रिलेशन चलाना चाहते थे। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। जो लैंड रिवेन्यू, जो भूमि से कर इकट्ठा किया जाता था, उससे मुगल एम्पायर कैसे चलता था। लैंड रिवेन्यू वॉज द बैकबोन ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि भूमि से जो कर इकट्ठा किया जाता था वही बैकबोन थी मुगल एम्पायर की। मतलब मुगल एम्पायर की रीढ़ की हड्डी वही थी, क्या थी? लैंड रिवेन्यू। मतलब कि आमदनी का साधन लैंड रिवेन्यू ही था और उसी से सारे सरकारी कामकाज होते थे। विदाउट इट नथिंग कुड बी डन, इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। द किंग कुड नॉट पे द सैलरी ऑफ हिज सोल्जर। अगर लैंड रिवेन्यू नहीं मिलता तो जो राजा था वो अपने सोल्जर्स को सैलरी नहीं दे सकता था। नीदर कुड बी ही डू एनी वेलफेयर वर्क, और ना ही वो कोई समाज के वेलफेयर मतलब भलाई का काम, कल्याणकारी कार्य, वो कुछ भी मतलब कोई योजना कोई स्कीम नहीं चला सकता था। हैंस रिवेन्यू वॉज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन द एम्पायर, इसलिए रिवेन्यू ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए। Why was it important for the Mughals to recruit mansabdar from diverse background and not just Turanis and Iranis? तो ये मुगल्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों था कि वो मनसबदार रखने के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से संबंध रखने वाले अलग अलग लोगों को वो नौकरियां देते थे, न कि तुरानी और ईरानी को। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स, ये मुगल के लिए ज़रूरी था टू रिक्रूट मनसबदार को रखना फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से, एंड नॉट जस्ट तुरानी एंड ईरानी, न कि सिर्फ तुरानी और ईरानी को। बिकॉज क्योंकि द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन एंड प्रोविंसेस, क्योंकि जो एम्पायर साम्राज्य था वो फैल चुका था बहुत दूर दूर के इलाकों तक और प्रोविंसेस तक मुगल एम्पायर फैल चुका था, एक्सपेंड हो चुका था। इसलिए उनको ये ज़रूरी लगता था कि जो मनसबदार हैं वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से आने चाहिए। नेक्स्ट है लाइक द मुगल एम्पायर, इंडिया टुडे इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट, डज दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। जैसे मुगल एम्पायर में जो अलग अलग बैकग्राउंड से मनसबदार रखे जाते थे, तो इसी तरह से आजकल इंडिया में भी
जो काफ़ी सोशल और कल्चरल यूनिट से इंडिया बना हुआ है, तो क्या इससे जो भारत की एकता है उसको खतरा है? टुडे इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़। जो भारत है आज, वो उसकी जो सांस्कृतिक विभिन्नता के लिए जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक संस्कृति नहीं है, अलग अलग जितनी भी स्टेट है सबकी अलग अलग कल्चर है, सिविलाइजेशन है। तो ये बहुत सारी कल्चर, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया में। द कंट्री फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन पूरा देश इस सिद्धांत पर चलता है जो कि विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर पूरा राष्ट्र चलता है। एवरी इंडियन कंसिडर इंडिया हिज और हर मदरलैंड। हर भारतीय भारत माता को अपनी मातृभूमि समझता है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम, और यहाँ पे प्रजातांत्रिक पॉलिटिकल सिस्टम है। सो इट डज नॉट पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये इस ऐसी स्थितियाँ, ऐसा सिस्टम होने की वजह से राष्ट्र की एकता को कोई भी खतरा नहीं है, ना ही कोई चुनौती है। नेक्स्ट है कि जो पीजेंट्स है वो मुग़ल एम्पायर के दौरान, जो मुग़ल एम्पायर की इकोनॉमी थी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे किसान लोग। तो क्या आज भी ये बात सही साबित होती है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो पीजेंट्स आर एज इम्पोर्टेंट टुडे एज दे वर ड्यूरिंग द मुग़ल एम्पायर। जो किसान आज भी इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि मुग़ल एम्पायर के दौरान थे। दे कल्टिवेट लैंड, वो भूमि को कल्टिवेट करते हैं, एंड ग्रो क्रॉप्स, और फसलें उगाते हैं। दे पे लैंड रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वो सरकार को भूमि पर कर देते हैं। विच इज़ यूज्ड इन वेरियस डेवलपमेंट वर्क, जो कि बहुत सारे विकास के कार्यों में लगाया जाता है पैसा भूमि कर वाला। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ साउंड इकोनॉमी विदाउट दैम। किसानों के बिना हम अच्छी अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। दे आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यानी अगर किसान खेत में काम नहीं करेंगे तो फसलें नहीं होगी, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो लैंड रिवेन्यू है वो किसान ही देते हैं गवर्नमेंट को, तो उससे ही पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। बिना किसानों के हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम है वो नहीं चल सकता।